हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसा कि आपको मैंने नोटिफाई कर दिया था, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। बहुत दिन से हमने पढ़ाई कर ली है, प्रैक्टिस बीच में हमने किया ही नहीं था। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट पूर्णतः नए सिलेबस पर बेस्ड। आप सबको पता ही है सिलेबस चेंज हो चुका है, तो ये मुझे 12 बताने की जरूरत आपको अब है नहीं। इसमें हम 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। इसमें सारे में क्वेश्चन, एक रीजनिंग का खाली एक पार्ट छूट गया इसमें। बाकी इसमें एलिमेंट्री नॉलेज के ज़्यादा क्वेश्चन मैंने डाले हैं, क्योंकि एलिमेंट्री नॉलेज एक नया चीज़ है, तो उससे क्वेश्चन में ज़्यादा डाल रखे हैं। मैथ क्वेश्चन ज़्यादा डाल रखे हैं, इंक्लूड मैंने कर रखे हैं, और साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड कर रखे हैं मैंने। भाई करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश के थोड़े बहुत क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने। एक रीजनिंग का पार्ट छूट गया है, तो उतना बड़ा इशू नहीं है। रीजनिंग इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आते, सब लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार होने भी चाहिए। अब बताइए, अब बताइए क्या क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करते चलिएगा और देखिएगा आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं इन 30 क्वेश्चनों में से। और एंड में वीडियो के अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 30 कितने नंबर लेके आए हैं। ठीक है ना? और एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हम बीच बीच में आज ही प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। एग्जाम से पहले कम से कम 20-30 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा मैं आपको, इतना मैं लेके टारगेट चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है ना? निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, रूस, सिंगापुर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा है? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड भारत की स्थिति थोड़ी सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी बहुत बुरी स्थिति चल रही है हमारे देश की। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे जो आया है वो बोलीविया आया है, और हमारे भारत की जो रैंक आई है वो आई है 94, ऑप्शन नंबर सी। और जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं लाइक बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान वगैरह, इनकी स्थिति हमसे भी ज़्यादा अच्छी है फिलहाल इस मामले में, तो हमसे ही ज़्यादा अच्छे हैं ये लोग। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है? तो फ्रेंड जो मिशन शक्ति जो अभियान है, ये योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू किया गया था। और फिर आप सबको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन साइंस के शुरू हो जाते हैं। करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन रखे थे मैंने, खत्म हो गए। ठीक है ना? रडार की कार्यप्रणाली निम्नलिखित से किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड जो रडार का जो कार्य प्रणाली होती है वो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर काम करता है ये। ठीक है, रिफ्लेक्शन पे काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो फ्रेंड जब भी विशिष्ट ऊष्मा की बात आती है तो सबसे ज्यादा किसकी है? वो पानी की ही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन का सबको पता होना भी चाहिए और याद होना भी चाहिए, मैंने बहुत बार बताया भी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। इसका रासायनिक प्रतीक क्या है? तो रासायनिक प्रतीक इसका है डब्लू। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कितने एग्जाम में आ जाता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है केमिस्ट्री में, जब मैंने साइंस की वीडियो डाली थी मैंने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, पारे का प्रमुख अयस्क है? तो फ्रेंड जो पारे का जो अयस्क है और है वो है आपका सेने बार, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी रखा बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका है? ये एल्यूमिनियम का है। मोनाजाइट ये किसका है? ये थोरियम का है। और पाइराइट ये किसका है? ये कॉपर का है। ठीक है ना? तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से ज्यादा या 7 के बराबर? तो फ्रेंड जो अम्लीय घोल होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। पहली बात आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ये याद होना चाहिए इसमें। और ये इसका जो वैल्यू होती है पीएच स्केल पे वो 7 से कम होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? 7 से ज्यादा किसकी होती है? अगर 7 से ज्यादा पूछेगा तो वो क्षार की होती है। और ठीक 7 के बराबर किसकी होती है? तो जल का होता है। जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है? तो फ्रेंड जो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो फ्रेंड जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो कहा जाता है समुद्र गुप्त को, ऑप्शन नंबर ए। और इनको बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है। उस समय के जो कॉइन्स वगैरह होते थे उसमें इनको बीड़ा बजाते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है?
तो फ्रेंड्स जो सबसे ऊंचा पठार है विश्व का वो है तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? फ्रेंड मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और एसएससी का तो ये फेवरेट सवाल है, समझ लीजिए, और कोल इंडिया के फेवरेट सवाल है ये। तो लोकसभा के जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1952 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। तो फ्रेंड जो भारत राष्ट्रीय आय गणना कार्य करता है सबसे पहले किसने किया था? इतिहास में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना। और अभी वर्तमान में बात करें तो जो भारत की राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सीएसओ, इन ऑप्शन नंबर डी। इसको बोलते हैं सीएसओ भी कितना लिखा जाता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ का है, राम और श्याम किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है। श्याम और मोहन 8 दिनों में तथा मोहन और राम 15 दिनों में करते हैं। राम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो फ्रेंड टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, तो फटाफट बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट कह दिया, जैसे स्टेटमेंट कहेगा फिर मैं आपको समझाते जाऊंगा आगे। राम और श्याम किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो राम को हम आर लिख लेते हैं, श्याम को हम एस लिख लेते हैं। कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते, लिख लिया हमने। दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है श्याम और मोहन 8 दिनों में, तो श्याम को एस लिखते हैं, मोहन को एम लिख देते हैं। ये कितने दिन में करते हैं? ये 8 दिन में कर लेते हैं। ठीक है। और राम और मोहन 15 दिनों में करते हैं, यानी मोहन प्लस राम करते हैं 15 दिन में। तो राम का अकेले काम हो जाए नहीं, हमें आर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, जिसने जो मेरा रेगुलर फॉलोवर होंगे उस क्वेश्चन को कर भी लेंगे फटाफट, शायद कर भी लिया होगा। ये ज़्यादा लंबा सवाल नहीं, समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन सवाल अगर आपको करने की हैबिट हो जाएगी तो ये सवाल ज़्यादा 30-40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह सवाल है कुछ नहीं करना, लिख लेना जो दिया उसके बाद क्या करना होता है, जो भी संख्या दी होती है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है या इनका एल्सियम लेना होता है। लासापा हिंदी में बोलते हैं लासापा, इंग्लिश में बोलते हैं एल्सियम। तो जो भी संख्याएं दी होती हैं उनका आप एल्सियम निकालिए पहले, क्योंकि ये इनकी एफिशिएंसी दी हुई है, हमें टोटल वर्क नहीं पता, हम टोटल वर्क निकालेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे तो हम अंदाजा निकाल पाएंगे ना कि राम कितने दिन उस काम करे। काम तो हमें कहीं दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे काम की चर्चा कहीं नहीं दी हुई थी आपके स्टेटमेंट में। ठीक है। तो 12, 8, 15 का एल्सियम क्या होगा? सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था, तो सबसे बड़ी संख्या होती है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 15। तो 15 का आप एल्सियम मल्टीपल लीजिए जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। तो 15 का 15, 15 दूना 30, 15 ते 45, 15 60, 15 पंजे 75, 15 छिक्के 90, 12, 8, 15। तो 15, 12, 15 पंजे 15, 120, तो 120 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना। हम टोटल काम हमने मान लिया 120। ठीक है ना। अब 120 काम है, ये हमने काम मान लिया कि टोटल जो काम है 120 दिन का काम है हमारे पास। ठीक है। अब अगर राम और श्याम 12 दिन में कर सकते हैं, 120 काम है, तुमको कितने दिन लगेंगे आप खुद बताइए? 10 दिन लगेंगे ना इनको, तो 10 दिन इनको लग जाएगा। उसी प्रकार श्याम और मोहन 8 दिन में कर सकते हैं, 120 काम है, कितने दिन लगेगा इनको? 8 कम 8, 8 45, 15 दिन लगेगा, 15 120। ठीक है ना। उसी प्रकार मोहन और राम को 15 दिन लगते हैं काम करने में, 120 काम में कितने दिन लगेंगे? उनको 8 दिन लगेंगे, यानी मोहन राम की कितनी एफिशिएंसी आएगी? इनकी 8 दिन की एफिशिएंसी आ गई। अब अभी देखिए यहाँ पे देखिए हर स्टेटमेंट दो बार दिया, यानी आर 2 बार आ रहा है, मोहन भी 2 बार आ रहा है, श्याम भी 2 बार आ रहा है। अब इनको तो हम एक ही बार करना पड़ेगा ना, तो उसका तरीका मैंने बताया था आपको। कितना है? 10, 15, 8, तो लिख लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं हम, यानी टोटल काम कितने दिन कर लेंगे? तो जाएगा 2R 2M 2S, यही ना होगा, दो बार R है, 2 बार M है। अब इनको जोड़े कितने, जोड़े कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 10, 15, 25, 25 में 8 जोड़ेंगे 33, 33 आएगा ना। 10, 15, 25, 25, 5, 30, नहीं 10, 15, 25, 5, 30, 33, हाँ सही है, 33 आ जाएगा। ठीक है, 33 आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, आपका क्या बचेगा? राम, मोहन, श्याम का काम कितना आ गया? 33/2, यानी तीनों मिलके 33/2 दिन में काम कर लेंगे। लेकिन हमसे पूछा किसका? हमसे पूछा राम का है। ठीक है। तो राम का हमसे पूछा है, तो मोहन और श्याम कितने दिन कर लेते हैं हम देख लेते प्लीज। तो मोहन और श्याम कितने दिन करते थे? ये 15 दिन में करते थे, तो हम इनके यहाँ 15 रख देंगे, यानी राम और ये मोहन करते हैं 15 दिन में, तो यहाँ रख गया 15, तो हो जाएगा 33/2। ठीक है ना। अब 15 चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उसको मैं पूरा स्टेट में काट देता हूँ डायरेक्ट, तो हो जाएगा राम बराबर हो जाएगा 33/2 माइनस 15। ठीक है। नीचे एल्सियम 2 ले लो, कितना बचेगा? तो हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 15 दूना 30/2, यानी कितना आ गया? 3/2, यानी राम की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3/2 की एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या? राम का काम पूछा, तो अगर एफिशिएंसी आ गई, टोटल काम कितना था? 120 दिन का काम था, तो 120 हम कर लेते हैं।
यानी राम काम करेगा, इसलिए राम काम करेगा 120 काम है बट्टे 3 बट्टे 2, ये 2 पर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 बट्टे 3, 3 अट्ठे 24, 80 दिन में काम वो पूरा कर लेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 80 दिन। ठीक है ना, अगर समझ नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के, इसमें बच्चों बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन इसमें मैं बहुत ट्रिक्स आपको सवाल बताऊंगा ये, कि आपका सवाल इस मिनटों में हो जाएगा, सेकंडों में होगा, मिनटों में भी नहीं होगा। अगर टेक्निक होगी तो मिनटों में भी कर लेंगे आप। तो क्या सवाल कर रहा था, रुपए 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक दर 10% हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल होता है, एसआई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, आप रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है नहीं, ब्याज पे भी ब्याज, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होगा, ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है आपका। ठीक है ना, तो ये सवाल बड़े लंबे होते हैं, एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपके साथ पढ़ा भी होगा आपने, ए बराबर P1 प्लस R बट्टे 100 की पावर 3 N। ठीक है ना, एन बार जहाँ एन समय होता है, आर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, पी आपका मूलधन होता है, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब इस फॉर्मूला रखेंगे तो आप करते रह जाएंगे, उतनी देर में तो बच्चे वहाँ सवाल कितने सवाल कर देंगे, हमको ऐसे नहीं करना है। इसको मैंने आपको बताया था एक बार, रेशो मेथड। तो यहाँ 3 साल का पूछा है ना, 3 साल का भी एक रेशो याद कर लीजिएगा, 3 साल का जब भी पूछेगा तो ये याद रखना है 3:3:1, बस आपको ये याद रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा आंसर, आप देखिए मैं कैसे करता हूँ सवाल को। ठीक है ना, तो पहले कहते हैं 10,000 रुपये दिए है ना, 10,000 जो मूलधन दिया उसको लिख लीजिए 10,000, जो रेट दिया हो उसका उतने परसेंट निकाल दीजिए पहले साल का, ये पहले साल का है, ये 2 साल का है, ये तीसरे साल का है। ठीक है ना, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 आ जाएगा, तो काटिए इसको। तो हमने क्या लिया था 3:3:1। ठीक है ना, तो 10,000 का 10% कितना होता है, सबको पता है 1,000। फिर हम दोबारा निकालें, अब जो ये आया है इस पर क्या लगेगा ना, 1,000 का 10% कितना होगा 100 रुपये, तो 100 रुपये लिख दिया हमने। फिर 100 रुपये का भी कभी अगला एक और साल बचा हुआ है हमारा, 2 साल का निकल गया, 3 साल का निकालना है। फिर 100 का 10% निकालेंगे, 100 का 10% कितना होगा 10 रुपया, बस इतना आपका आ गया। उससे क्या करना है, जो भी इनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, गुणा करना है। अब 3 से 1,000 गुणा करें कितना आएगा 3,000, फिर 300 करेंगे ये आएगा 300, फिर ये कितना आएगा 10। अब क्या करना है हमको, अब जो भी हमारा आया है इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। पहले आया था 3,000, दूसरा आया था 300, और आया था 10 रुपये, इसको जोड़े कितना आएगा 3,310 रुपये, 3,310 रुपये। तो यही हमारा ब्याज है जो हमको देना पड़ेगा 10,000 रुपये में 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और 33 ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 3310। जब कितने सेकंडों में आपका आंसर आ गया। तो कुछ नहीं करना है, जो भी दिया हो मूलधन पहले साल का 10% निकाल लीजिए, फिर दूसरा जो आया उसका 10% निकालिए, फिर जो आएगा उसका 10% निकालिए, क्योंकि ब्याज पे ब्याज चल रहा है ना आपका ये। उसका जो भी है उसके ऊपर संख्या जो लिखी हुई है रेशो, उसको गुणा कर दीजिए, उसका सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसे अगर 2 साल का पूछेगा तो कैसे करेंगे आप, 2 साल का तो मैंने बताया था आपको, 2 साल का अगर पूछेगा तो 2:1। फिर आप 2 बार, वो जो मैटर में 3 बार के, अब यहाँ 2 बार क्या करते हैं आप, तब भी आपका आंसर आ जाता है अगर 2 साल का पूछा तो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए, यदि फेल छात्र 420 थे तो कुल छात्र कितने थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने परसेंटेज भी कहा था हम 100 पे निकालते हैं। अगर 100 में 65 पास हुए हैं तो जाहिर सी बात है 45 फेल भी तो हुए होंगे, सॉरी 35 फेल भी हुए होंगे। और यदि फेल छात्र 420, यानी जो फेल छात्र 420 हैं ये 35 के बराबर ही तो होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो 35% जो फेल हुए हैं वो 420 के बराबर हैं। ठीक है, हमको क्या निकाल 100%, हमको 100% वैल्यू निकालनी है, कुल स्टूडेंट कितने, यानी 100% स्टूडेंट होंगे, तो 100% के मान क्या हो जाएगा 420 बट्टे 35 गुणा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारा क्या है 420 बट्टे 35 गुणा 100। अब देखिए कैसे कट जाएगा, ये कर सकते हैं आपका 5 से काट दो उसको, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 20, ये कट जाएगा 7 चिंग 42, 60, 60 और 2 यानी आएगा 60 गुणा 20, तो हो जाएगा 2 छिंग 12, 2 जीरो लगा दो, यानी 1200 छात्र थे टोटल। अब 1200 ऑप्शन दिया हुआ, देख तो लें पहले, देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 1200, यानी टोटल सारे कितने थे स्कूल में 1200, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल था। अगला क्वेश्चन है,
अब ये थोड़ा नया टाइप क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर ये ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से लिया है? अब ये ट्रिग्नोमेट्री आपके नए सिलेबस में आ गया है इस बार, और बड़ी टिपिकल चीज़ है, इस पर मैं स्पेशली वीडियो लाने वाला भी हूँ। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, त्रिभुज हो गया, ये तो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नई चीज़ है। हाउ हाइट एंड डिस्टेंस, ये तीन चीज़ उन्होंने नई चीज़ दे दी है ना, ये बड़ी गूगली डाल दी है समलाइन से वालों ने। और ये बड़ी अच्छी चीज़ भी है, बहुत ईजी भी है, बहुत कठिन भी है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। और जिनका अगर मैथ का बैकग्राउंड नहीं होगा ना, वो तो समझ लो उनकी जॉब तो यहाँ से गई ही गई। जो उन्होंने ये तीन नई चीज दे दी है ना, और देने से क्वेश्चन काफी अच्छे खासे आएंगे। तो फिलहाल आज मैंने वार्म अप के लिए आपको क्वेश्चन दिया है, तो साइन 30 और सवाल ऐसे ही आएंगे, जरा हार्ड सवाल तो नहीं देंगे आपको, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है ना। तो इनकी सबकी टेबल होती है, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, फिर होता है कॉसेक, सेक और कॉटेक। कॉटेक सॉरी कॉट होता है, ठीक है ना। तो इनकी टेबल होती है, जैसे 0 डिग्री पे क्या मान होगा, फिर 30 डिग्री पे, फिर 45 पे, फिर 90 पे। इनकी वैल्यू याद करनी पड़ती है, इसी टेबल होती है। मैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा, क्या बोलते हैं, डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हम कैसे करेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ के लिए देखते हैं साइन 30। तो साइन 30 का मान क्या होता है? तो फ्रेंड 0 पे साइन का मान 0 ही होता है, 30 पे इसका मान होता है 1/2, 45 डिग्री पे होता है इसका 1/√2, और 90 पे इसका मान होता है 1, ठीक है ना। आप खुद देख लीजिए साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। साइन की टेबल तो मैंने बता दी, 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे इसका मान 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, और 90 डिग्री पे इसका मान 1 होता है, ठीक है ना। कॉस का जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन है, यदि दो कार चालक ए और बी नई दिल्ली से कानपुर के लिए एक ही समय में क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 49 किलोमीटर पर आवर की चाल चलना आरंभ करते हैं, 3 घंटे के पश्चात दोनों कार चालकों के बीच दूरी कितनी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल लंबा है लेकिन है बहुत ईजी। इस पर कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए फ्रेंड, कोई दो कार है, हम ए और बी हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, कहाँ से? दिल्ली से कानपुर। ये भी दिल्ली से कानपुर। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी पहले लिखी है 45, दूसरे वाले की है 49, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आप इसको, दो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में जा रही है, या दो कार हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो यहाँ पे क्या लगता है, एक सापेक्षता का सिद्धांत होता है। सापेक्षता सिद्धांत क्या कहता है हमसे टाइम एंड और डिस्टेंस में, कि अगर दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी स्पीड माइनस कर दी जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी स्पीड को ऐड कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, आप खुद देख लीजिए, अगर एक ही दिशा में जाएंगी, एक की स्पीड 45, एक की 49 है, तो कौन सी जाती है? यानी कितने किलोमीटर का डिफरेंस है इनमें? 4 किलोमीटर डिफरेंस तो है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ देख लिया, तो स्पीड का हमारा क्या आया, स्पीड का जो सापेक्षता स्पीड आई है हमारी कितनी आई है? पहले कार की कितनी है 45, और स्पीड 2 कितनी दे रखी है हमको? स्पीड 2 दे रखी है 49, ठीक है। 3 घंटे 50 चले दूर। तो देखिए फ्रेंड, इनके बीच सापेक्षता सिद्धांत लगेगा तो टोटल कुल स्पीड हो जाएगी, कुल स्पीड जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, 49 माइनस 45, यानी कितना आ गया? 49 5 4 आ गया, यानी 4 किलोमीटर पर आवर का ये हमारा ये हो गया, ठीक है। 3 घंटे परसेंट। अब टाइम दे रखा है हमको कितना? टाइम दे रखा है हमको 3 घंटे बाद दोनों दूर कितनी होगी? तो हमको पता है, एक आपका फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय, ठीक है। चाल हमको कितनी मिली है? चार हमको मिली 4 किलोमीटर पर आवर। दूरी तो हमको निकालनी ही है। समय कितना दे रखा है हमको? समय देखें जरा कितना दिया हुआ था, समय दिया था 3 घंटे पश्चात, तो समय लिख लिया हमने 3 घंटे। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 4 3 12 किलोमीटर, यानी 3 घंटे पश्चात उन दोनों की जो दूरी होगी वो 12 किलोमीटर की होगी। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 किलोमीटर। आई होप समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हिंदी का है, सुमन के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या होता है? शिक्षित तो नहीं होगा, अधिक पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, विद्वान भी नहीं होगा, क्या होगा? अनपढ़ होगा, जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नमक का रसायन सूत्र क्या है? तो फ्रेंड, जो साधारण नमक होता है जिसका प्रयोग हम करते हैं, इसको हम टेबल साल्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कॉइन्स आर मेड इन द, तो फ्रेंड जो कॉइन्स होती है कहाँ बनती है? टकसाल में ढाली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
डीजल इंजन किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है? अंतर्दहन, बाह्य दहन, उपरोक्त दोनों में से कोई। तो फ्रेंड जो भी डीजल इंजन होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें इंटरनल कंबशन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अंतर्दहन इंजन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल व डीजल इंजन में मुख्य अंतर होता है? सिलेंडरों की संख्या, पिस्टन की आकृति, ईंधन जलाने में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो पेट्रोल डीजल इंजन में मुख्य अंतर होता है ना, वो होता है ईंधन को जलाने में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब मैं जो इंजन आपको पढ़ाऊंगा इसकी फंक्शनिंग तो अच्छे से मैं करूंगा इसको एक्सप्लेन। ठीक है ना। जब चलती गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो गतिज ऊर्जा डैश में परिवर्तित हो जाती है। तो फ्रेंड जब मैंने ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से आपको मैंने चीज एक्सप्लेन करी थी मेरे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, बहुत लोगों ने देखा भी था और सही आंसर बताया भी था। तो फ्रेंड्स आज से रिवीजन है ये। तो जब भी चलती गाड़ी ब्रेक लगाए जाएंगे तो क्या होता है, जब भी कोई मूवेबल कंपोनेंट होता है, जब भी हम उसमें कोई फ्रिक्शन लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें से हीट निकलती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। और ऊष्मा ऊर्जा कहाँ चली जाती है, ये वातावरण द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये भी मैंने बहुत अच्छा समझाया था आपको, हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में पूरा डायग्राम ही दिखाया था मैंने आपको कैसे काम होता है ये काम करता है पास्कल के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए जिन्होंने अभी तक वो ब्रेकिंग सिस्टम वाला मेरे वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लेना। मेरी एलिमेंट्री वीडियो मैंने बना रखी है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन नाम से प्लेलिस्ट है मेरी, वहां जाके मैंने क्लच सिस्टम भी पढ़ा दिया है मैंने और ब्रेकिंग सिस्टम भी पढ़ा दिया है। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ कूलिंग सिस्टम और सस्पेंशन सिस्टम, ये दो बचा हुआ है। इसको पढ़ा के फटाफट फिर मैं आपको पेट्रोल डीजल इंजन बता दूंगा और आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका एलिमेंट्री वाला। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्लच वह डिवाइस है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन में इंजन को ट्रांसमिशन से करने में होता है? तो फ्रेंड क्लच एक टाइम में क्या करता है, एक टाइम में एंगेज भी करता है और एक टाइम में डिसएंगेज भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयोग दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेट्रोल इंजन संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड जो पेट्रोल से संबंधित नहीं है वो पिस्टन रिंग, ये तो है, कार्बोरेटर भी होता है, स्पार्क प्लग भी होता है इसमें, लेकिन जो फ्यूल इंजेक्टर है ऑप्शन नंबर डी, ये पेट्रोल इंजन संबंधित नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर पहले ₹500 जुर्माना हुआ करता था, नए नियम के अनुसार यह राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 1000, 2000, 5000, 6000। तो फ्रेंड पहले तो जुर्माना 500 का था, बहुत सस्ता था, लेकिन अब तो बहुत महंगा कर दिया है। कितना कर दिया है? 5000 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट करने में मजा आपको आया या नहीं आया। ठीक है ना। और ऐसी बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहूंगा और पढ़ाते भी रहूंगा कि मुझे फटाफट कोर्स आपका खत्म कराना है, मुझे बहुत जल्दी है, क्योंकि तभी आपको रिवीजन भी कर पाएंगे। जब जितना जल्दी कोर्स खत्म होगा उतना जल्दी आप रिवीजन भी कर पाएंगे। ठीक है। तो एलिमेंट्री का तो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा, दो चीज़ और बचा है उसमें, सस्पेंशन सिस्टम बचा हुआ है और आपका वो बचा हुआ है क्या बोलते हैं, कूलिंग सिस्टम। ये दो टॉपिक करा के उसका मैं सीट डीजल और पेट्रोल इंजन कराऊंगा, एक हफ्ते के अंदर उसको भी करा दूंगा मैं, और आपको एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इस पे वेट में क्वेश्चन करा दूंगा 100-200, ताकि अच्छे से क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ताकि एग्जाम में आपके लिए ईजी रहे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम ऐसे ही करके सारे चीज़ों को हम कवर कर लेंगे, टाइम है अभी भी, ऐसी बात नहीं है, और जल्दी जल्दी हम कवर कराएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे कल।